दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 फरवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का आर्टिकल है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री का क्यों आर्टिकल है। देखिए, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें जो दो कंपोनेंट हैं, मतलब देखिए 4 कंपोनेंट हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। इसमें से 2 कंपोनेंट जल शक्ति मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है। कौन से 2 कंपोनेंट? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें 2 मेजर कंपोनेंट को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। पहला कंपोनेंट है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और दूसरा है हर खेत को पानी। ये 2 कंपोनेंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद 2 कंपोनेंट और बचते हैं। पहला तो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। और नेक्स्ट कंपोनेंट है वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं और 4 कंपोनेंट हैं। किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। इन 4 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट यानी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, उसके अलावा हर खेत को पानी, ये 2 कंपोनेंट आपके जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो उसी के विषय में आर्टिकल है, पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर लिखा है 2018-19 का डाटा जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा कि देखिए जो नेट अनइरिगेटेड एरिया है जिसमें सिंचाई नहीं पहुंच पाई है, वो नेट सोन एरिया का 48.65% है। यानी जिन क्षेत्रों में बुआई होती है लगभग उसका 50% एरिया अभी भी अनइरिगेटेड है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लॉन्च की। पर्पस क्या था कि अश्योर्ड इरिगेशन मिल चुके फार्मर्स को, यानी जो भी कल्टीवेबल एरिया है जहाँ पर जुताई होती है, बुआई होती है, फिर फसल काटी जाती है, उनको अश्योर्ड इरिगेशन मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके 2 कंपोनेंट, जिसमें एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और हर खेत को पानी, ये 2 कंपोनेंट जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। बाकी 2 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए किस किस मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है यानी माइक्रो इरिगेशन, उसके तहत 32.697 लाख हेक्टेयर को कवर किया चुका है 3 वर्षों में, 2018 से 2021 के बीच में। तो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी के तहत 32.69 लाख हेक्टेयर को कवर किया जा चुका है 3 वर्षों में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बढ़ा दिया है 2026 तक। तो 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए टोटल बजट जो एलोकेट किया गया है या सोचा गया है वो 93,068 करोड़। कितना? 93,068 करोड़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए। कब तक? अगले 5 वर्षों के लिए। उसके अलावा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, इसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है। अराउंड विद वाटर से डेवलपमेंट कंपोनेंट जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, उसको भी 4 वर्षों के लिए 2025-26 तक के लिए, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक कोर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 75-25 का रेशियो आता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए 90-10 का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च की थी, लेकिन आप देखिएगा इसका जो ये कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसको 1996 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो बाद में जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई तो ये AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को इसमें मर्ज कर दिया गया। उसके बाद आपका आता है हर खेत को पानी, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है। तो बस आपको यही याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के 2 इनिशिएटिव हैं, बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 2 कंपोनेंट एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और हर खेत को पानी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के 2 कंपोनेंट हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, और वाटर सेट डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नामीबिया से जो चीता हैं उनका इंपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया से चीता जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट किए जा चुके हैं, किए नहीं, हो गए हैं। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज से चीता जो है, ये चीता हैं, इनको इंडिया में लाया जा रहा है। 12 से 14 चीता लाए जाएंगे अगले 5 वर्षों में,
और इनको इंडिया की कूनो पॉलपुल जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर रखा जाएगा। चीता इंडिया से 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे और इस समय किसी भी नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ एक कर्निवोर है जो मांस खाता है और या फिर कह दीजिए बिग कैट है जो इंडिया में आज़ादी के बाद डिसअपियर हुआ है या फिर एक्सटिंक्ट हुआ है। तो इस समय इंडिया में कोई चीता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो कि 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा, इसके लिए 38.70 करोड़ दिए हैं। कितने? 38.70 करोड़ दिए गए हैं चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए। 5 वर्षों के लिए दिए गए हैं, 2021-22 से 2025-26 तक। अच्छा, ये चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम 38.70 करोड़ की लागत से कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या करेगा? अगले 5 वर्षों में 50 अफ्रीकन चीता को लाएगा नामीबिया से। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो अभी स्टार्टिंग में ये 10 से 12 यंग चीता आएंगे जो कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क में आएंगे। बाकी जो देखते हैं ये 50 चीते कहाँ कहाँ जाते हैं। चीता देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो सेकंड है उसमें रखा गया है। हालांकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन सुरक्षा अभी भी इसको पूरी दिखाई, कहीं गलती से दिखाई पड़ जाए और पता लगा आप मार दो तो फिर तो सरकार ने अभी भी उसको उसी सूची में रखा है कि देखिए अगर दिख गया चीता तो आप मार नहीं सकते, समझ गए? उसको आप डॉग या कुत्ता मत समझिएगा। तो ये हमारा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था। आप समझ गए नामीबिया से आने हैं कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो भी बजट एलोकेशन है वो आप याद रखिएगा, एनटीसीए इंप्लीमेंट कर रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। एनटीसीए की स्थापना 2005 में की गई थी टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2006 में संशोधन किया गया और एनटीसीए को स्टैचुरी पावर दी गई। एनटीसीए के हेड कौन होते हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, ये याद रखिएगा। ये नेक्स्ट ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025, इसके विषय में बात की गई है। देखिए राज्यसभा में आज ही क्या हुआ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री श्री रामेश्वर तेली, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे स्टेप लिए हैं। चाहे वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए किया गया हो या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किया गया हो, गवर्नमेंट ने कई सारे काम किए हैं एनर्जी सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें एक आपका आता है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। आप यहाँ पर देख लीजिए ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025। ये जो ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी आई थी 2025 के लिए, इसने कहा था कि जो BS4 नॉर्म्स के व्हीकल हैं उनको 1 अप्रैल 2017 से एलिमिनेट करना है, यानी ये गाड़ियाँ बिकनी नहीं चाहिए इंडिया में। बिकनी बंद हो गई 1 अप्रैल 2017 से, BS4 इंडिया में बंद हो गया। हमने BS5 को लागू ही नहीं किया, डायरेक्टली BS6 पे आ गए अप्रैल 2020 से। तो ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 इसने ये हेल्प की कि हम BS6 पे आ खड़े हुए हैं और सारे व्हीकल BS6 के बिक रहे हैं। BS6 BS4 में अंतर क्या है? जो सल्फर कंटेंट है वो BS4 में 50 पार्ट्स पर मिलियन था और जो BS6 है उसमें सल्फर कंटेंट कितना है? 10 पार्ट पर मिलियन। तो इतना इंप्रूवमेंट है, यानी 40 पार्ट पर मिलियन सल्फर कंटेंट जो है डिक्रीज हुआ है। आउट ऑफ फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 ये रिकमेंड की गई थी सौमित्र चौधरी कमेटी द्वारा। आउट ऑफ फ्यूल विजन एंड पॉलिसी सौमित्र चौधरी कमेटी के आधार पर आई थी। जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड हैं ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के समान ही है। BS6 इस समय इंडिया में चल रहा है। तो जैसे आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड आते हैं और वैसे ही भारत स्टैंडर्ड आते हैं। ये जो स्टैंडर्ड या टाइमलाइन है इनको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत कार्य करता है। BS नॉर्म्स यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पर बेस्ड हैं। पहली बार 2000 में सन 2000 में BS नॉर्म्स यूज किए गए। BS क्या नाम था? फर्स्ट इंडिया 2000 कहा गया था। यूरो 1 को इंडिया 2000 कहा गया था, BS1 नहीं कहा गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो पता चल गई आज मेरे को। UPSC में स्टेटमेंट में आ सकता है। हालांकि बाकी जो थे BS2 BS3 BS4 कहे गए थे, लेकिन फर्स्ट जो BS1 था उसको BS1 नहीं कहा गया था, इंडिया 2000 कहा गया था। ये आप याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात नहीं ली है हमें PIB में। यहाँ पर आप देख लीजिए जो इंडिया 2000 आया, उसके बाद भारत स्टेज 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6 आ गया, जो कि यूरो 6 के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। सल्फर कंटेंट 40 पार्ट पर मिलियन डिक्रीज हुआ है। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसकी सक्सेस स्टोरी की बात की गई है।
पहली बात, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। महाराष्ट्र में जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक ब्लॉक है भोर ब्लॉक, वहाँ पर 4 ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यानी स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के लिए। जो स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करता है। पुणे के भोर ब्लॉक में ये 4 ग्राम पंचायतें चुनी गई जिन्होंने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्थापित की जो होटल रेस्टोरेंट्स यहाँ से प्लास्टिक को खरीदती हैं और बाद में उनका ढंग से यूज़ किया जाता है। वरना मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो प्लास्टिक है उनको जला दिया जाता है ओपन में। स्वच्छ भारत मिशन जो फेज़ 2 है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ODF प्लस स्टेटस पर फोकस करता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ODF प्लस स्टेटस का क्या है, की कंपोनेंट है। देखिए ये 4 ग्राम पंचायतें जो हैं भोर ब्लॉक की, ये क्या करती हैं, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से प्लास्टिक को परचेज कर लेती हैं और उनका ढंग से इनकम जनरेशन के सिस्टम में यूज़ किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 फेज़ 1 2014 से 2019 तक चला। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है हमारा वो स्वच्छता से रिलेटेड है, क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, तो स्वच्छ भारत मिशन उससे कनेक्ट करता है, रखिएगा। तो 2014 से 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 चला। अब 2020-21 से 2024-25 तक सेकेंड फेज़ चलेगा स्वच्छ भारत मिशन का। और ये देखिएगा जो सेकेंड फेज़ है स्वच्छ भारत मिशन का, इसके लिए 52,497 यानी 52,497 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के लिए। सेकेंड फेज़ ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस यानी ODF प्लस पर फोकस करेगा, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करेगा। देखिए इस बार जो स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 है उसमें ODF प्लस प्रोग्राम को क्या किया गया है, मनरेगा के साथ लिंक कर दिया गया है, खास करके ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। और जो 15 फिनांस कमीशन है उसने 2026 तक के लिए क्या कहा है, देखिए जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उनको वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 30,375 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने, 30,375 करोड़ रुपए। ये टाइड ग्रांट में आएगा, आपका टाइड ग्रांट में याद रखिएगा। फंड शेयरिंग मॉडल क्या है स्वच्छ भारत मिशन में, 90:10, 60-40, 100%, और बाकी आपको पता ही है किसके लिए कितना है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, पर्वतमाला। देखिए ये हिली एरियाज़ में क्या होता है, रोड बनाने से आसान है कि रोपवे बना दी जाए, तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किया जाना है, ये बजट में अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ आप देख लीजिए रोपवे जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे एरियाज़ में रोडवेज़ की जगह रोपवे होना चाहिए। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया है हिली एरियाज़ के लिए पर्वतमाला प्रोग्राम, याद रखिएगा। PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिफ़िकल्ट हिली एरियाज़ में। ये रोपवे क्या करेंगे, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स होंगे कन्वेंशनल रोड्स की जगह, तो एक तरह से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और ये वो राज्य हैं जहाँ पर पर्वतमाला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2022-23 के दौरान क्या होगा, 60 किलोमीटर के 8 रोपवे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक ही साल में ये 8 रोपवे प्रोजेक्ट इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिनकी लेंथ होगी 60 किलोमीटर, ये कहा है फिनांस मिनिस्टर जी ने। फरवरी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया कुछ रूल में और कहा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है वो रोपवे एंड अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगा, यानी रोपवे का भी ठेका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को है, याद रखिएगा। मेजर फैक्टर्स ड्राइविंग रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली बात तो इकोनॉमिकल मोड है, बाकी लोअर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आता है, हालांकि कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर हाई है रोडवेज से, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इकोनॉमिकल हो सकता है रोडवेज की अपेक्षा। बाकी मुझे नहीं पता कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे हाई हो जाती है पर किलोमीटर, मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है। मटेरियल कंटेनर्स क्या कर सकते हैं, पहली बात तो इन्वायरमेंट को लॉस नहीं करेंगे, लो एमिशन ड्यूटी होगा। उसके अलावा रोपवे प्रोजेक्ट क्या करते हैं, 3S केबल कार सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। पर आवर 6,000 से 8,000 पैसेंजर्स को रोपवे द्वारा क्या एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। बाकी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अर्बन जो अमृत मिशन 2.0 है ये गार्बेज फ्री और वाटर सिक्योर सिटीज़ को बनाने पर ध्यान दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, हाल ही में उसके जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अक्टूबर 1 को लॉन्च किया गया 2021 में, 5 वर्षों तक इम्प्लीमेंट होना है। तो स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन दोनों अर्बन रूरल कन्वर्जेंस इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, यानी अर्बन रूरल कन्वर्जेंस जो आसपास का एरिया है
जहाँ पर अर्बन एरिया और रूरल एरिया मैच करता है उस एरिया को डेवलप करने पर भी फोकस करेंगे ये स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। ठीक है, खास करके क्या है, गार्बेज फ्री सिटी डेवलप करना। अमृत मिशन आपको पता ही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत अडॉप्ट किया गया था वाटर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन सिटीज को गार्बेज फ्री बनाने के लिए, अमृत 2 वाटर सिक्योरिंग जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी जो मिशन है पीपल प्रोग्राम यानी जन आंदोलन को प्रमोट करेगा। जो आपका अमृत मिशन है 500 अमृत शहर इसमें सेलेक्ट किए जाने हैं। इसमें वुमेन और यूथ को सिलेक्ट किया जाता है फीडबैक देने के लिए। आपने देखा होगा कई बार लोग आते हैं स्वच्छ भारत मिशन का फीडबैक लेने के लिए, खास करके वो वुमेन या फिर यूथ से ही लेते हैं। अमृत मिशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जून 2015 में लॉन्च किया गया। इसमें लगभग 500 सिटीज़ को कवर किया गया है। इंडिया की 60% अर्बन पॉपुलेशन को अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए। अमृत स्कीम इंडिया की पहली स्कीम है जिसमें नेशनल वाटर मिशन पर फोकस किया गया। जून 2021 तक 150 लाख हाउस होल्ड हैं जिनको अमृत मिशन के तहत क्या किया जा चुका है, टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है। बाकी टेरी बता रहा है कि कुछ 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट कम किए गए हैं अमृत स्कीम में, ये टेरी का कहना है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बजट 2021 में 21-22 में इम्प्लीमेंट किया गया। फर्स्ट जो स्वच्छ भारत मिशन था फेज 1 वो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का है उसको अचीव करना था। और अक्टूबर 2019 में स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 समाप्त हो गया। फिर बाद में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 2021 से 2026 के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1.41 लाख करोड़ का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जीरो कार्बन एमिशन, इसके विषय में बात की गई है। इस बजट सत्र चल रहा है तो बातें बहुत सारी हो रही हैं। देखिए इंडिया क्या कर रहा है, पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन इंडिया ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है कि उसको कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। भले ही क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट या फिर यूएनएफसीसी के तहत जितने भी प्रोविजंस हैं इंडिया उनके लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है कि भैया हमें काम करना ही है, लेकिन इंडिया टारगेट रख रहा है कि अगले 5 वर्षों में कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्या किया है, एनडीसी अपना सबमिट कर दिया है। एनडीसी 2015 में ही इंडिया ने सबमिट कर दिया था। ये आप 50 बार हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इंडिया का नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हर कंट्री देता है, इंडिया ने भी दिया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये बाइंडिंग ट्रीटी है, लेकिन रेटिफाई साइन दोनों करने के बाद। हाल ही में क्या हुआ, ग्लासगो में COP26 हुआ है। इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हम नेट कार्बन जीरो एमिशन जो है 2070 तक अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन किया गया था उसमें कहा गया था क्लाइमेट फिनांस का एक बेहतरीन मैकेनिज्म लाया जाएगा, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये क्या करता है, क्लाइमेट मिटिगेशन की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने का काम करता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट लीगल स्टेटस क्या है, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करेगी। एडॉप्शन 196 कंट्रीज ने इसको साइन किया 2015 में जो COP21 हुआ था उसमें। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का टारगेट क्या है कि 2100 यानी 2100 की जो सदी है वहाँ तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री बढ़ने से कम रखा जाए, या फिर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2100 जब आएगा तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर ना बढ़ पाए। कोशिश तो करनी चाहिए कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ पाए। वर्तमान में जो ग्लोबल एमिशन का सिचुएशन है वो क्या है, बहुत बेकार ढंग से हम लोग इनसफिशिएंट हैं, रेडिकली इनसफिशिएंट हैं, हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। और इवन हम लोगों ने 1.5 डिग्री जो लिमिट है उसको क्रॉस भी कर दिया है, ठीक है। सिर्फ इंडिया के बाद सिर्फ भूटान, फिलीपींस और ये कुछ चंद कंट्रीज़ हैं जो पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड के तहत चल रही हैं, लेकिन चाइना वर्ल्ड का हाईएस्ट GHG एमिटर है विथ 30% एंड US कॉन्ट्रीब्यूट 13.5%। तो इंडिया बहुत दूर है, पर कैपिटा कार्बन एमिशन तो बहुत कम है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्कीम, बहुत समय बाद ये चर्चा में आई है। नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्टेट स्कीम, इसको 2017-18 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम कर दिया गया था। ये स्कीम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस स्कीम में जो भी फंड आता है वो लैप्स नहीं होता, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्टेट स्कीम। अभी तक 1635 प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है, 16,200 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
अभी भी 416 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्टेट्स, ठीक है। ये स्कीम जो है काफ़ी समय पहले लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत जो इम्प्लीमेंट होता है वो लाइबिलिटीज़ जो पहले से कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। स्टेट वाइज बजटरी एलोकेशन किया जाता है फंड्स का, याद रखिएगा। नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्कीम ये 1998 में आई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ये याद रखिएगा। 2017-18 में इसका नाम क्या हो गया, डोनर मिस्ट्री के तहत आ गई। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम नाम इसका हो गया। तो डोनर मिस्ट्री के तहत तो 2001 में आई थी, ठीक है, लेकिन नाम अभी चेंज हुआ इसका, इतना याद रखिएगा। पर्पस क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, ठीक है। ये जो नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्कीम है, यहाँ आप पढ़ लीजिए 90:10 का रेशियो है। क्यों भैया, नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए लग रही है ना, और नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए तो हर स्कीम में 90:10 का रेशियो ही होता मोस्टली, ठीक है। जो फंड इसके स्कीम के तहत दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है 40-40-20 के रेशियो में। पहले फंड दिया जाता है 40%, फिर 40%, फिर 20%। तो 2016 में जो गाइडलाइंस थी प्रोजेक्ट सैंक्शन की उसको रिवाइज कर दिया गया था, उसके हिसाब से 40-40-20% का जो है आपको फंड दिया जाता है। तो नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्कीम याद रखिए 1998 में आया प्लानिंग कमीशन के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के तहत इसको ट्रांसफर कर दिया 2001 में, और 2017-18 में नॉन लैप्सेबल पूल ऑफ रिसोर्स स्टेट स्कीम का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम कर दिया गया। बाकी ये देख लीजिए 2016 में स्कीम गाइडलाइंस के तहत कितना फंड दिया गया है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आज की वीडियो समाप्त हो